See, the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 sorry. The Insolvency and Bankruptcy Code 2060, that is IBC, is the bankruptcy law of India, which seeks to consolidate the existing framework by creating a single law for insolvency and bankruptcy. ये लॉ का कहीं हमने पहले भी रेफर किया है, किसी को याद है क्या कहाँ रेफर किया था? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में मर्ज हो गया था, कौन सा एक्ट था वो एक सेगमेंट उन्होंने मर्ज कर दिया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के अंडर. सिक्योरिटाइजेशन में देखो था देखते कि की पॉइंट्स आर क्या क्या की पॉइंट्स है. देखो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन क्या होता है, इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स. ये जो इंसॉल्वेंसी मींस व्हाट? कोई बताएगा इंसॉल्वेंसी क्या होता है? और नॉट एबल टू पे, और क्या नॉट एबल टू पे क्या? ठीक है, इंसॉल्वेंसी रेगुलेशंस आएगा उसमें कि क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है एट द व्हेन यू आर गोइंग फॉर द ओके करेक्ट डेब्ट अमाउंट. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लाइक कि ये जो इंसॉल्वेंसी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बोलते हैं ना इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो रहते हैं कि दे आर अपॉइंट सम प्रोफेशनल हु वर्क ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी टू who we can say help to company to complete that the insolvency process and pay their debt. Okay, the bankruptcy and insolvency का adjectors. Okay, देखो अभी इन देयर कोड क्या है, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2006 lays down the separate insolvency resolving procedure for companies. कंपनी के लिए भी उन्होंने प्रोसीजर बताया, इंडिविजुअल के लिए भी बताया है, एज वेल एज द पार्टनरशिप कंपनीज के लिए भी बताया. सो दे कवर्ड ऑल 3 areas like company, individual and partnership. It is possible to initiate the procedure either by the creditors or the debtors. ये दोनों भी प्रोसीजर के लिए इनिशिएट कर सकते हैं, क्रेडिटर्स भी कर सकते हैं या डेटर्स भी कर सकते हैं. The code lays down the minimum time period for completing the insolvency resolution procedure for individuals and corporates. Then insolvency regulator, क्या insolvency regulator कैसे होगा? The code lays down that the Insolvency and Bankruptcy Board of India shall oversee the proceedings related to insolvency in the nation and also regulate the organization that have been registered by the board. ये जो board होगा, लॉ ने क्या बताया कि ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये पूरा वर्क करेगा इज अंडर दिस एक्ट. द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स. कितने मेंबर्स होंगे उसमें? 10 members होंगे, which will also include the representative of law and finance ministry as well as the RBI.
आरबीआई के जो फाइनेंस मिनिस्ट्रीज के है वो उसके रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, मैक्सिमम 10 मेंबर्स इज अलाउड। लाइसेंस्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, किसको अलाउड है ये इंसॉल्वेंसी का काम करना? तो द मैनेजमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर शैल बी डन by the licensed insolvency professional. They would also exercise control on the debtor's asset at the time of इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर। ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर होता है तो क्या होता है एग्जैक्टली कोई बताएगा? और बैंक्रप्सी क्या होता है? ये दोनों का कोड है ना, ये दिस एक्ट इंक्लूडेड बोथ ऑफ दिस थिंग्स लाइक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। इंसॉल्वेंसी का तो अभी बताया कि कंपनी के पास डोंट हैव मनी टू पे डेट। और बैंक्रप्सी क्या होता है? सर्च करो बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी में क्या डिफरेंस है। थोड़ा आंसर दो अभी, चलो लास्ट टॉपिक है अपना। बैंक्रप्सी कब होता है और इंसॉल्वेंसी कब होता है? इंसॉल्वेंसी का तो अभी क्लियर हो गया है कि कंपनी डोंट हैव मनी टू पे देयर डेब्ट, राइट? अब बैंक्रप्सी कब होगा? कब होता है कंपनी bankrupt? When company is declared as a Bankruptcy means the creditors are unable to get their full money back. Partial settlement means. ये तो इंसॉल्वेंसी में भी होगा। ये जो होगा ना, इसमें बैंक डेटर्स का पर्सनल एसेट भी सीज कर सकते हैं बैंक्रप्सी में, वो भी कवर करके इवन दे आर नॉट एबल टू पे देयर डेब्ट। देखो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, the code has introduced two distinct tribunals for the overseeing the procedure resolving the insolvency for the companies and individual. These are, first क्या है देखो, the National Company Law Tribunal for the organization and limited liability partnership companies, as well as the Debt Recovery Tribunal for the overseeing the insolvency resolution for individual as well as partnership firm। उन्होंने दोनों के लिए टू अलग ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किए हैं। तो फर्स्ट जो है वो कंपनी लॉ के अंडर होगा, एज वेल एज दे कवर्ड आल्सो अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनीज आल्सो। एंड सेकंड जो है वो इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज पार्टनरशिप फर्म के लिए भी सेकंड में इंक्लूड होगा, पार्टनरशिप फर्म एंड इंडिविजुअल्स। प्रोसीजर क्या होता है इसका? ये जो इंसॉल्वेंसी का जो एप्लीकेशन है, ये कौन अथॉरिटी जो है वो कहाँ पे सबमिट करेगा? ऑन बिहाफ डेटर्स भी कर सकते हैं एंड क्रेडिटर्स भी कर सकते हैं, राइट?
The insolvency plea is given to a authority that कि किसके अंडर आता है, वो अथॉरिटी को वो सबमिट करेंगे. एंड विद इन 14 days उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा. अभी देखो इंसॉल्वेंसी क्या है, बैंक्रप्सी क्या है, लिक्विडेशन क्या है. इंसॉल्वेंसी इज एन inability of a person or a company to pay their bills as and when they become due and payable. Insolvency में क्या है? The insolvency is the inability, company is unable to pay, or a person unable to pay their bills when they become due or payable. उसका creditors का है, उसको 50 days बाद payment करना है. Company is unable to pay after 50 days. Insolvency is a situation where the individuals or companies are unable to repay their outstanding debt. If the insolvency cannot be resolved, assets of the debtor may be sold to raise money and repay the outstanding debt. Bankruptcy. Bankruptcy is when a person or a company is legally declared incapable of paying their dues and bills payable या payable bills. Bankruptcy when declare हो जाता है कि they don't have any money with them to pay their bills payables. Okay. लिक्विडेशन में क्या होता है, देखो, द लिक्विडेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप अ कॉर्पोरेशन और इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी. लिक्विडेशन में वो पूरा लिक्विडेशन करता है, सब एसेट्स का कैश में कन्वर्जन करके दे आर पेइंग देयर debt as well as if there is money remaining with company, if they are able to pay to the equity shareholders, they also pay. After paying the equity shareholders, the पूरा का पूरा company close हो जाएगा. They after liquidation that company don't have any legal entity. अभी देखो ये इंसॉल्वेंसी एक्ट कहाँ से आया है ये देखते हैं. अगस्त 22 2014 BLRC फॉर्म अंडर द मेंबरशिप ऑफ टीके विश्वनाथन. उन्होंने ये कमिटी फॉर्म किया था. द हेड ऑफ टीके विश्वनाथन थे. उसके बाद 2015 में सबमिटेड इट्स इंटरम रिपोर्ट टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो फरवरी में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया 2015 में. अगेन फरवरी में MOF इनवाइट द पब्लिक कमेंट इन इंटरिम रिपोर्ट ऑफ BRLC. वो जो प्रोसीजर होता है कि कमेंट पब्लिक का कोई क्वेरी है ये है वो ओपन करते हैं उसके लिए. जिसके बाद वॉल्यूम 1 फाइनल रिपोर्ट ऑफ BLRC वॉल्यूम 2 ड्राफ्ट कोड हुआ. उसके बाद 2015 में कोड इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट में उन्होंने प्रेजेंट किया. अगेन 2015 दिसंबर में ही जॉइंट कोड रिफर टू अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी. देन जनवरी 2016 में जॉइंट कमिटी इनवाइट कमेंट ऑन द कोड. देन May 2016 में हुआ बैंक्रप्सी कोड पास बाय लोकसभा. And then again May में ही bankruptcy code passed by राज्यसभा. And May 28, 2016 revised president assent हुआ. अभी इसमें कौन कौन सा एक्ट किया है देखो. प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, SICA 1985, RDBI 1993, then SARFAE ऐसे 2002 कंपनीज एक्ट भी है. एंड उसके बाद आया IBC 2016. एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोड, किस किस को एप्लीकेबल है ये एक्ट 2016. तो applies to whole of India except Jammu and Kashmir.
सी अभी पहले तक तो 4th टॉपिक में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर नहीं था, जो भी 4 एक्ट अभी तक हुए वहां पे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं बोला था, होल इंडिया ऐसे ही बोला था, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर है। पर्सन कवर्ड, कौन कौन से पर्सन है, अभी पहले 2-3 स्लाइड में हमें पता चला कि कंपनीज है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी है, इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस है उसको भी एप्लीकेबल है, पार्टनरशिप के लिए भी है, ट्रस्ट भी है, और एनी अदर एंटिटी एस्टैब्लिश अंडर द स्टेट्यूट्स and included a person resident outside India. So these are the person covered under this act. Code is needed. Current bankruptcy regime in India is highly fermented. Negative implication of pro-revival approach of the court, conflicting and competing claims, lack of credible financial data, lock-up assets will be freed, and project workers. ये जो है करंट बैंक्रप्सी का जो था वो प्रॉपर वो कवर नहीं कर रहा था सब एरियाज, लाइक उन्होंने कंपनी के लिए क्या है, इंडिविजुअल के लिए क्या है, जैसे एरिया बढ़ाना बिजनेस का वैसे टाइप ऑफ बिजनेस भी ब्रॉड हो गए, लिमिटेड पार्टनरशिप है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, ये अगर क्लोज होते इफ दे आर नॉट एबल टू पे देयर डेब्ट देन व्हाट इज द प्रोसीजर। सो इसके लिए न्यू एक्ट का जरूरत महसूस हुआ कि ये भी इंक्लूड होना चाहिए एक्ट में। Then objective for the introduction of the code, promotion of entrepreneurship, that is कि अगर if you are not able to pay your debt, right, in bankruptcy में क्या होगा कि आप unable to pay your debt, but there are the procedure to wind up your business, some security भी रहता है उसमें, अगर वाइंड अप का प्रोसीजर करेक्टली हो गया है तो लॉस का जो थ्रेड था वो थोड़ा कम हो गया है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है उसके स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं उन्होंने, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। एक मिनट में म्यूट करती हूँ, 1 मिनट। Balance of interest of shareholders, the objective is also the one of the objective is balance of interest of stakeholders, कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो देयर इज अ प्रोसेस कि स्टेक होल्डर के एसेट्स तक डायरेक्टली नहीं जाएगा वो, राइट। सो अल्टरेशन इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज and establishment of the insolvency and bankruptcy board of India। देखो कैसे कैसे प्रोसेस होगा कोड का, इंसॉल्वेंसी होगा, देन बैंक्रप्सी, उसके बाद वाइंडिंग अप होगा कंपनी का, लिक्विडेशन, एंड उसके बाद डिसॉल्व हो जाएगा कंपनी। इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, वाइंडिंग अप एंड लिक्विडेशन एंड डिसोल्यूशन। आप में से अगर बीकॉम ग्रेजुएट कोई है रिसेंटली तो उनको ना ये टॉपिक थे सेपरेट बीकॉम में, लिक्विडेशन एंड डिसोल्यूशन। इंसॉल्वेंसी, रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन प्रोसेस फॉर द कॉर्पोरेट, क्या क्या लिक्विडेशन का इसका प्रोसेस क्या है देखो।
कि if the default above ₹1 lakh may be increased up to ₹1 crore by the government by notification. अगर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है तो उसका लास्ट लिमिट है 1 करोड़ तक. The creditor may initiate the insolvency resolution process. ये तो बेसिकली ये प्रोसेस कौन स्टार्ट कर सकता है? डेटर्स भी कर सकते हैं एंड क्रेडिटर्स भी कर सकते हैं. The courts proposed two independent stages. वो कैसे होगा? देखो, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस होगा ड्यूरिंग विच द फाइनेंशियल, अभी हाँ, टू इंडिपेंडेंट स्टेजेस है. पहला स्टेज है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस करना पड़ेगा, ड्यूरिंग विच द फाइनेंशियल creditors assess whether the debtor's business is viable to continue and the option for its rescue and हाँ, तो ये जो डेटर्स जो है, क्रेडिटर्स है, वो चेक करेगा कि उसके जो डेटर्स कंपनी जो है तो वो इज एबल टू पे. अगर ऐसा होता है कि 1-2 महीने में नहीं दिया है, लेकिन इफ दे आर मैनेजिंग सम देयर सेल्स और दे आर फोकसिंग ऑन देयर स्ट्रेटेजीज, तो ऐसे भी हो सकता है कि वो इंक्रीज होगा अगले इन फ्यूचर. So they are just cross checking the things. Okay, then liquidation. If the insolvency resolution process fails, कि अगर ये प्रोसेस से नहीं हुआ है, then if the insolvency resolution process fail or financial creditors decided to wind down and distribute the assets of the debtors. ये 2 स्टेज में होगा कि ये इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन नहीं हुआ, वर्कआउट नहीं हुआ, उनको टाइम पीरियड भी दिया रिकवर करने के लिए, लेकिन वो हुआ नहीं, तो क्या होगा? वो लिक्विडेशन में जाएगा. अभी प्रोसेस क्या है देखो, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, एप्लीकेशन ऑफ डिफॉल्ट टू एनसीएलटी. ये एनसीएलटी क्या है, पता है किसी को? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, और उसके बाद दो टाइप होगा, एक तो रिजेक्ट होगा एप्लीकेशन या एक्सेप्ट होगा. एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड और एक्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट. अब उसके बाद क्या होगा? अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल. वो जो है अभी फर्स्ट 2 स्लाइड में भी देखा था हमने कि उसके बाद वो प्रोफेशनल अपॉइंट करेगा एंड द पब्लिक अनाउंसमेंट विद इन 14 डेज. उसको 14 डेज में उसका अनाउंसमेंट करना पड़ेगा कि दीज आर द पर्सन हु इज कैरिंग आउट योर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस. देन इनिशिएट ऑफ moratorium. Okay, the constitution of committee of creditors which shall appoint the resolution professional within 7 days. जो भी है वो 7 days में committee of creditors shall be appoint a resolution professional for 7 days में उसको appoint करना पड़ेगा. The acceptance of the resolution plan by creditors committee, it required minimum 75% vote, otherwise it may be rejection. जो total creditors है उसको total out of total creditors that they need the 75% of vote. Submission of plan to NCLT. If the plan is accepted, if the plan is accepted, then it can be implemented. Otherwise, process of liquidation देखो अभी क्या है प्रोसेस पूरा.
डिफॉल्ट कंपनी जो है डिफॉल्ट होगा पहले, उसके बाद एप्लीकेशन जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बाय एनसीएलटी होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्रेडिटर्स कमिटी, confirmation of appointment of resolution professional by the committee, IP to prepare the information memorandum, then resolution plan to be prepared by the creditors, approval of resolution plan by the creditors, then resolution होगा या liquidation होगा. अभी देखते हैं bankruptcy क्या है. Bankruptcy, when the application of insolvency is rejected by the DRT and the repayment of plan is fails, then DRT will pass an order thereby indicating the commencement of bankruptcy trustee. DRT क्या है बताएगा कोई? डीआरटी क्या है बताएगा कोई? Debt recovery tribunal. Debt recovery tribunal will pass an order thereby indicating the commencement of bankruptcy trustee. The DRTs appoint the bankruptcy trustee after the board's confirmation of nominated person by applicant or board. The DRT will send a notice to creditors after commencement of bankruptcy trustee. Then all claims of the creditors will register on the bankruptcy trustee. The bankruptcy trustee will confirm the list of creditors. After the list of prepared, then the creditors will require to submit the proof of debt within a 14 days from the date of list. अगर insolvency अपना when the application of insolvency is rejected, उसका reject होगा तो repayment fail होता है, तो डेप्ट क्या होगा? पास डीआरटी विल पास एन ऑर्डर पास करेगा, उसके ऊपर एक ट्रस्टी अपॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड एज अ बैंक्रप्सी ट्रस्टी. उसके बाद डीआरटी पूरे क्रेडिटर्स का डिटेल्स रजिस्टर करके लेगा और उसके बाद क्रेडिटर्स हैव टू प्रोवाइड द प्रूफ कि इसके इन दोनों के बीच ये ट्रांजैक्शन हुआ था क्रेडिट का. If the creditors does not submit the proof of debt within a 30 days from the notice given by the bankruptcy trustee, अगर उन्होंने दिया ही नहीं है, the bankruptcy trustee may sell or dispose any property with the subject of security charge of assets. The administration and the distribution of bankruptcy estate shall be conducted. The administration and distribution shall be repay the debt in the installment or a total as per the list of priority of the debt and availability of a fund. If the creditors failed to prove the debt, then no participated in the distribution of debt is allowed. अगर उन्होंने proof दिया नहीं है तो they are not allowed to participate in this process. Then the bankruptcy may be discharged by an application made by the DRT. ये जो point है ना कि administration and distribution shall repay the debt in the installment or total as per the list of priority of debt and availability of fund, की उसका उन्होंने priority list बनाया हुआ होता है कि पहले किसको देना है. कंपनी लॉ ना डिफाइन किया है उधर कि पहले आउटसाइडर डेप्ट देते हैं, फिर उसके बाद कंपनी के इंटरनल जो डेप्ट्स होते हैं कि वो रीपे करते हैं. अगर इफ सपोज कंपनी के पास टोटली 50 लाख रुपीज है और उसको लॉन्ग टर्म लोन पे करना है, क्रेडिटर्स को भी पे करना है और डिबेंचर्स को भी पे करना है, तो आइदर फर्स्ट दे आर गोइंग टू पे टू क्रेडिटर्स कि उसको जैसे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होता है उसका
उसको भी पे करना है। अगर ये 3 जो क्रेडिटर्स है कंपनी के, उन्होंने एग्रीडली डिसाइड किया है कि प्रोपोर्शनेटली पे करते हैं, कि कितना डेप्ट उन्होंने कंपनी को दिया है उस प्रोपोर्शन में भी वो रीपे कर सकते हैं, या फिर उनका जो एग्रीमेंट अगर करते हैं वो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए वॉट एवर अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द कंपनी, तो वैसे भी कर सकते हैं। ये लिक्विडेशन का है। देखो, आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान द लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट। लिक्विडेशन का अभी देखा कि अगर ये रिजोल्यूशन प्लान वर्क नहीं करता है तो कंपनी ऑटोमेटिकली लिक्विडेशन में चली जाएगी, राइट। सो नो सूट्स ऑन अदर प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और बाय अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर। अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं, कंपनी उसको लिक्विडेटर अपॉइंट करके देती है कि सम एक्स पर्सन इज वर्क एज अ लिक्विडेटर फॉर ऑल दिस प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ लिक्विडेशन इज स्टेड बाय द लिक्विडेटर। कंसोलिडेशन एंड द वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स, कि वो लिक्विडेटर अपॉइंट होगा तो वो टोटली कंसोलिडेट करेगा हाउ मच अमाउंट एक्चुअली कंपनी हैव टू रीपे टू देयर क्रेडिटर्स। देन एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ क्लेम बाय लिक्विडेशन। देन डिटर्मिनेशन ऑफ द एसेट्स वैल्यू ऑफ क्लेम्स, कि उसका मार्केट वैल्यू कितना है, कितने में जा रहा है, मशीनरी का कितना है, बिल्डिंग का कितना है, इन्वेस्टमेंट कितने हैं कंपनी को, ये सब एसेट वैल्यू का डिटर्मिनेशन होगा। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, कि पहले मशीनरी डिस्पोज ऑफ करेगा या फिर लैंड के लिए कोई पहले लैंड डिस्पोज ऑफ होगा या फिर कोई इन्वेस्टमेंट सेल करेगा, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स में जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, देन देखो इंसॉल्वेंसी, रिजोल्यूशन एंड द लिक्विडेशन कॉस्ट आएगा उसमें। सिक्योर क्रेडिटर्स प्लस वर्कमैन्स ड्यू होता है, रिजोल्यूशन हो गया, इंसॉल्वेंसी, रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन कॉस्ट होता है। देन क्या क्या कॉस्ट होता है, पहले सिक्योर क्रेडिटर्स, फिर वर्कमैन ड्यू, जैसे कि जो वर्कर्स है उसका भी ड्यू का पेमेंट होना चाहिए। वेजेस एंड अनपेड ड्यूज टू द एम्प्लॉय, अनसिक्योर क्रेडिटर्स, देन फाइनेंशियल डेब्ट टू अनसिक्योर क्रेडिटर्स, एनी रिमेनिंग डेब्ट और ड्यूज, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, देन equity shareholders. Whatever amount come to the company in this liquidation या bankruptcy के process, liquidation में जो process amount आएगा उससे पहले वो liquidation cost side में रखेगा, उसके बाद सिक्योर क्रेडिटर्स का पेमेंट होगा, वर्कमैन्स का ड्यू का पेमेंट होगा, वेजेस एंड अनपेड ड्यूज होगा एम्प्लॉय का, उसके बाद अनसिक्योर क्रेडिटर्स का पेमेंट होगा, फिर फाइनेंशियल डेब्ट टू अनसिक्योर क्रेडिटर्स, अनसिक्योर क्रेडिटर्स का अगर कोई डेब्ट है तो वो पेड करेगा, एनी रिमेनिंग डेब्ट और ड्यू, उसके ये सब पेड करने के बाद कोई भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज तो नहीं रहेगा, उसका पेमेंट करने के बाद व्हाट इफ द अमाउंट रिमेन्स देन दे आर गोइंग टू पे फर्स्ट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नेम इटसेल्फ डिफाइन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कि उनको प्रेफरेंस से पेमेंट करना पड़ेगा इफ कंपनी हैव एनी मनी with them after paying this outsider and insider creditors, okay। then अगर अमाउंट कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स या पार्टनर्स जो है उसको पेमेंट करेंगे, ओके। सो दिस इज द प्रोसेस। किसी ने टीवाई बीकॉम में किया है क्या ये लिक्विडेशन का टॉपिक? इसके इक्वेशन थे रिसेंटली आपने जब एडमिशन लिया एमबीए में, तो कोई बीकॉम पास आउट है? ये बहुत एक्चुअली ओल्ड टॉपिक है, बीकॉम के सिलेबस में है, अकाउंट्स में। किसी ने किया है ये लिक्विडेशन का? इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत ये। अभी ये तो हो गया प्रोसेस। अभी इसके लिए कुछ तो ऑर्डर तो फॉलो करना पड़ेगा, कोई तो ऑर्डर निकालना पड़ेगा कि किसको फर्स्ट पेमेंट करना है, किसी को नहीं करना है। तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ डेब्ट, उसको क्या क्या ऑर्डर प्रायोरिटी ऑफ डेब्ट कैसे डिसाइड करते हैं? देखो, द कोड प्रोवाइड फॉर प्रायोरिटी विथ रिगार्ड्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड फॉलोइंग लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी और बैंक्रप्सी
of individuals or partnership as below. Sorry. Insolvency resolution cost. Insolvency resolution cost and liquidation. Then worksman due for 24 months before the commencement and the debt to secure creditors. Wages and unpaid dues to employee other than workmen. Financial debt to unsecured creditors of workmen's dues for earlier period. Then crown debt and debts to secure creditors following the creditors following enforcement of security interest. उसको security interest भी देना पड़ेगा. Then remaining debt, preference shareholders and equity shareholders. Any surplus remaining, sorry, after payment of debtors shall be applied to the payment of interest accrued since commencement date. Then who can invoke? Financial creditors. Any person क्या है कि कौन है financial creditors? Who is called as a financial creditor? Any person to whom a financial debt is owed includes a person to whom such debt legally assigned or transferred. Then operational creditors. Operational creditors क्या है? Any person to whom any operational debt is owed, including any person to whom such debt legally assigned and transfer. उसका कुछ डॉक्यूमेंट होगा. ये जो legally assigned and transfer है तो उसका कुछ ट्रांजैक्शन का प्रूफ होता है, राइट? तो कॉर्पोरेट डेटर्स. अभी कॉर्पोरेट डेटर्स क्या है? अ कॉर्पोरेट पर्सन हु ओन टू एनी पर्सन. कॉर्पोरेट पर्सन्स टू person whom own to any person. अभी देखो offenses and penalties क्या है इसमें? For offense committed by an individual, like providing false information, fine will not exceed 5 lakhs rupees. The imprisonment will vary based on the offense. imprisonment का जो process है कि वो depend upon क्या type of offense किया है उसने, वो vary होगा. For offense committed by debtors under the corporate insolvency, like cancelling properties, defrauding creditors, etc. The imprisonment up to 5 years with a fine up to 1 crore rupees. The code was enacted to consolidate and amend the various law relating to the insolvency, bankruptcy, and liquidation, and further delete some fractions provisions due to the change in the business complex, opening of the economics, and further participation of the foreign investment in domestic area. Right? The new chapter has been added in the history of insolvency, bankruptcy, liquidation, allegations, where a single window is given to the corporate allegiance and the individual limited liability partnership to adjected upon the matters. ये तो आज जो मैंने पढ़ाया है वो बहुत व्हाट वी कैन से कि ये कवर किया है टोटली. उसके अंडर इसके जो अंडर है वो बहुत सारे सेक्शंस भी है. You almost there is a 200 section in this act. So in next जो लेक्चर होगा ना उसमें हम ये कवर कर लेंगे कि और कौन कौन से सेक्शंस वाइज उसके जो हेडिंग है मैं वो आपको बताती हूँ. इसमें पूरा सेक्शन का हेडिंग कवर किया नहीं है मैंने.
तो अभी कोई बताएगा कि ये कौन सा बोर्ड इसके अंडर आएगा, कौन सा बोर्ड आता है इसके अंदर? बोर्ड मीन्स मैम? एक मिनट। हाँ, अभी ये बताओ कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक्ट का मोटिव क्या है? क्या क्या मोटिव है इसका? ऑब्जेक्ट, मोटिव यानी ऑब्जेक्ट। इसका बेसिकली ऑब्जेक्ट है कि टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द रिकग्नाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन ऑफ, किस किस को इन्वॉल्व किया है उन्होंने? कॉर्पोरेट पर्सन, कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म। ओके, टू और क्या है? मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ interested person. It means what? Ki maximize the value of debtors and also increase the availability of creditors. This is the main motive of this act. ये एक्ट किस किस को एप्लीकेबल है? कौन कौन है इसमें? ये एक्ट किस किस को एप्लीकेबल है? अभी मैंने बताया कि कंपनी को एप्लीकेबल है। Company incorporated under the Companies Act 2013. Those company who are incorporated under the Companies Act 2013 के अंडर जो आते हैं, all those कंपनी के लिए ये एक्ट एप्लीकेबल है। देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंडर जो भी पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन हुए हैं सबके लिए ये एक्ट एप्लीकेबल है। देन पर्सनल गारंटर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, अभी इसका आंसर बताओ। चलो, हु इज कंसिडर्ड एज अ कॉर्पोरेट पर्सन अंडर द प्रोविजन ऑफ द कोड? कोड यानी एक्ट बोल रहा है, ये कोड करके डिफाइन हुआ है ना, इसलिए। हु आर कंसिडर्ड कॉर्पोरेट पर्सन्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द कोड? कंपनीज एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनीज एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, और कंपनीज लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एंड ट्रस्ट। कंपनीज लिमिटेड पार्टनर्स ट्रस्ट, लास्ट वाला डी वाला ऑप्शन नहीं। who are considered corporate person under the provision of this act? कि किसको कॉर्पोरेट पर्सन कॉल करेंगे अंडर दिस एक्ट? ऑप्शन क्या है? देखो, कंपनीज, कंपनीज एक्ट,
उन्होंने ऑप्शन दिया है, राइट? ऑप्शन है यहाँ पे, कंपनीज एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को कहेंगे, या कंपनीज एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप को कहेंगे, या फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स को कहेंगे, या फिर कंपनीज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड ट्रस्ट, सबको पर्सन कहेंगे, अंडर कॉर्पोरेट पर्सन कहेंगे। Who is called as a corporate person under this act? कंपनीज एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को कहेंगे, कंपनीज एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स को कहेंगे, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को कहेंगे, या फिर कंपनीज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड ट्रस्ट को कॉर्पोरेट पर्सन कहेंगे। Person is under this act, corporate person is companies and limited liability partnership. Okay, these two entity called as a corporate person under this code. अभी इसका बताओ, who are the person who may initiate the corporate insolvency resolution process, CIRP? ये कौन इनिशिएट कर सकता है? ओनली कॉर्पोरेट डेटर्स कर सकते हैं, या फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कर सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, कॉर्पोरेट डेटर्स, और कॉर्पोरेट डेटर्स एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कर सकते हैं। Who have a right to initiate the resolution process? नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है। मैम फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड operational debtors. Financial creditors, operational creditors, and corporate debtors. This is the right answer. कि they are eligible or have a right to initiate the resolution. हाँ, अभी ये जो बोलती हूँ उसमें से कौन क्रेडिटर्स है अंडर दिस कोड, ये बताओ। Which of the following is a creditor as per the code? Secure creditors, unsecured creditors, decree holders, or all of the above? All of the above. हाँ, all of the above. ये तो इजी है ना कि ऑल ऑफ द अबव आए तो आंसर मैक्सिमम 90% ऑल ऑफ द अबव ही होगा, है क्या नहीं? मैम अभी जो रीड किया वो सारी कैटेगरी है। नहीं, जनरल अभी एमसीक्यू का आया तो ऐसे किया होगा ना आपने पहले भी। हाँ यस, 90% में होता है ऑल ऑफ द अबव। यस Is this act applicable to a person resident outside India? IBC is where the IBC applicable to person resident outside India or not? यस एप्लीकेबल है।
applicable है, right? IBC is applicable to person resident outside India as well as foreign persons, दोनों के लिए भी applicable है. अभी ये बताओ कि इसका कब ये होगा, रिजोल्यूशन के लिए कब जाएगा, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन कब पास होता है, क्या फर्स्ट स्टेज है? 15 डेज में. नहीं डेज नहीं, अमाउंट बोलो, कितना अमाउंट के बाद वो रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं? अमाउंट है ना, उसका लिमिट बोला है कुछ, तो कितना अमाउंट के डिफॉल्ट होने के बाद वो रिजोल्यूशन के लिए जा सकते हैं? ₹1,00,000 है. If the government is notified, it's up to 1 crore rupees. तभी ये बताओ, who amongst the following is considered as a constitutional document in relation to corporate person under the IBC 2016? Who among the following is considered as a constitutional document in relation to a corporate person in IBC 2016? That is Article of Association, Memorandum of Association, Incorporation, Document of Limited Liability Partnership Firm, या all of the above? ये इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है that is considered as a constitutional document? It means what? We can use that document as a proof. Memorandum of Article of Association. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी कर सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी कर सकते हैं, या इनकॉर्पोरेशन, डॉक्यूमेंट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी सब जो ये डॉक्यूमेंट है कंसिडर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इफ देयर इज अ डिस्प्यूट, सभी आएंगे ये. इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट क्या होता है? सॉरी, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट अंडर द कोड not include any amount of any interim the amount of any interim finance and the cost incurred in raising such finance, the fees payable to any person acting as a resolution professional, any payment fees for the service of any insolvency professional to any person other than the insolvency professional, or any cost incurred at the expense to the government facility the insolvency resolution process. कि इसमें से कौन सा कॉस्ट नहीं आएगा इंसॉल्वेंसी कोड के अंदर? अभी ये तो आएगा the amount of interim finance and the cost incurred in raising such finance, right? ये तो insolvency cost हो गया. The fees payable to any person acting as a resolution professional, उसका तो फीस पे करना ही पड़ेगा. Then any amount of fees for the service of insolvency professional to any person other than the insolvency professional, ये तो नहीं आएगा. Any person का फीस है वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के ये छोड़ के भी उसको पेमेंट कर रहा है तो ये नहीं आएगा. ओके
अभी मैं इस सब का पीपीटी आपको सेंड करती हूँ एक कल परसों में। ओके ओके मैम। तो अभी ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। तो इसका जो लास्ट टॉपिक का जो पीडीएफ है, जो मैक्सिमम सेक्शंस का पीडीएफ है, मैं वो आपको भेज दूंगी, मैं सेंड कर दूंगी, तो वो आपको मिल जाएगा। उसमें थोड़ा थोड़ा डिटेल्स ज्यादा है। ये ओवरव्यू था पूरे टॉपिक का कि क्या क्या है। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो यू कैन रेफर दैट पीडीएफ ऑल्सो। ओके, तो चलो, हैव अ नाइस टाइम एंड सबको थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सबको थैंक यू, इसने इतने पेशेंस से पूरा लॉ पढ़ाया मैंने। आपने भी पढ़ा है ऐसे लग रहा है। ओके, चलो, इसे क्वेश्चन भी सेंड कर दे दूंगी मैं, 1-2 दिन में आपको मिल जाएंगे। ओके, तो प्रिपेयर करना, स्टडी करना। ओके इंटरेस्टिंग टॉपिक है फाइनेंशियल लॉ। सिर्फ स्टडी के लिए नहीं, अभी आगे आगे जो न्यू एरियाज ऑफ बिजनेस ओपन हो रहे हैं, तो न्यू लॉ इंट्रोड्यूस होंगे, तो आपको ये मिनिमम तो पता होना चाहिए न्यू लॉज क्या है। पहले तो कंपनी एक्ट था एक, तो उसके अंडर कवर हो जा रहा था सब, कि कंपनी एक्ट के अंदर सब प्रोसीजर है, उसका डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व करना है, ये कैसे रिजॉल्व करना है। अभी वो कंपनी एक्ट सफिशिएंट नहीं है। देयर इज न्यू लॉ in India. With them you have to work if you run a company. Okay, so ये मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट है कि ये पता ही होना चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक सबको, चलो बाय। यस थैंक यू मैम। थैंक यू।